तो हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही है, ये जो टॉपिक है ये ऐसा ही है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसको मैंने पहले एक पार्ट पढ़ा दिया है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट में हम इसको हो सकता है तो ख़त्म कर देंगे, नहीं तो एक और पार्ट आए और इसका एमसीक्यू भी करा देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में इसका एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आओ हम लोग बातचीत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस टॉपिक में जो है हम लोग को जो चैप्टर 4 का पॉइंट 4 पढ़ना है, इसमें हम लोग को जानना है भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी। इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। भारत में बात कर रहा है, भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मतलब क्या? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था माने औपनिवेशिक देश। अंग्रेज लोग जब आया था उस समय भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में बातचीत करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को समझना होगा कि क्या किया जा रहा है। तो कॉलोनियल इकोनॉमी इन इंडिया, उसका नेचर हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, ब्रिटिश शासन से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपने फायदे के लिए बदल दिया। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। तो अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने फायदे के लिए यूज किया, उसको इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट बनता है, अंग्रेजों ने क्या किया? संसाधनों की लूट और असमान व्यापार किया। अंग्रेजों ने भारत का जितना सारा संसाधन था, सोना था, चांदी था, वो सब ले लेकर के अपने यहाँ लेके चल जा रहे थे। अंग्रेजों के जितने भी ऑफिसर यहाँ पर काम करते थे, उन सभी को पैसा भारत के ही खजाने से दिया जाता था। वो सारा पैसा चला जाता था ब्रिटेन। तो अंग्रेजों ने भारत से कपास, जूट और नील जैसी बहुत चीज जैसी चीजें बहुत सस्ते में खरीदी और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना महंगा सामान वापस भारत में ही बेचा। असमान व्यापार कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? भारत से जितना भी कच्चा माल था उसको बहुत कम दाम में खरीदते थे और ले जाकर अपने यहाँ पर बनवाते थे और कई गुना ज्यादा उसका दाम बढ़ा करके यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, तो असमान व्यापार, भारत के लोगों को यहाँ पे व्यापार करने ही नहीं दिया जाता था। जितना भी व्यापार होता था वो सब कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग। दूसरा जो है हस्तशिल्प और कारीगरों का विनाश। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने हस्तशिल्प का विनाश कर दिया। जो लोग कपड़ा बुनकर थे वो लोग को एकदम बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? वो लोग जो हाथ से कपड़ा बनाते थे उसका दाम तो ज्यादा होगा ना भाई, वो लोग हाथ से कपड़ा बनाएंगे उसका दाम ज्यादा होगा। तो ये लोग क्या करते थे? ब्रिटेन से मशीनों का कपड़ा मंगाते थे, लाखों लाख लाखों लाख पीस में ब्रिटेन से मंगाते थे कपड़ा। तो वो जो कपड़ा का दाम होगा जो मशीन से बनेगा, उसका दाम जो है ऑब्वियसली कम होगा जो हाथ से बन रहा है उसके तुलना में। तो इनका कपड़ा कोई खरीदता ही नहीं था। किनका कपड़ा खरीदा जाता था? अंग्रेजों का कपड़ा खरीदा जाता था, क्योंकि इनके कपड़े की तुलना में अंग्रेजों का कपड़ा थोड़ा सस्ता जान पड़ता था। अब बोलेंगे कि भैया आपने पहले पॉइंट में बात की कि ये लोग महंगे दामों में कपड़ा बेचते थे, अभी आप बता रहे हैं कि ये लोग कम दाम में कपड़ा बेच रहे हैं। तो देखो दोनों बात सही है। वो जूट खरीद के लेके जाते थे मान लो 10 रुपए में और अपने कपड़े को बेचते थे 100 रुपए में। ठीक है, तो 10 रुपए 100 रुपए, तो अब लग रहा है ना, महंगा लग रहा है ना। लेकिन जो भारत का कारीगर कपड़ा बनाता था वो हाथ का काम बहुत अच्छे से करता था, तो उस कपड़े का दाम था 1000 रुपए और अंग्रेज लोग जो कपड़ा लाता था उसका दाम था 100 रुपए। अब ये सस्ता लग रहा है ना। तो 10 रुपए के कपास से अगर हम लोग तुलना करें, 10 रुपए का कपास या फिर 100 रुपए का कपड़ा, तो महंगा लग रहा है। फिर 100 रुपए का अंग्रेजों का कपड़ा या फिर भारत के कारीगरों का 1000 रुपए का कपड़ा, तो ये 100 रुपये वाला कम लग रहा है। ठीक है, तो ये 1000 रुपए का जो भारत के लोगों का कपड़ा था, ये तो अमीर अमीर लोग पहनते थे ना। ये 1000 रुपए वाला कपड़ा अमीर लोग खरीदते थे, आम जनता तो खरीदती नहीं थी। आम जनता तो गांधी जी की तरह एकदम एक लुंगी में चल पड़ते थे फकीर बन के। ठीक है, तो ये था हस्तशिल्प और कारीगरों का इन्होंने विनाश कर दिया। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों के सामने भारत के हथकरघा और बुनकर टिक नहीं पाए। इससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगर पूछेगा यहां से पूछ सकता है कि भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी, और दे देगा या फिर बोल देगा क्या नहीं थी। चार अगर पूछेगा कि क्या है इसमें से व्यवस्था विशेषता क्या है,
तो 4 गो पॉइंट दे देगा और उसमें से एक पॉइंट जो इसमें से दिया हुआ है उसको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोले कि बताओ इन चारों में से कौन सा विशेषता नहीं है, तो इन जो यहाँ पे 5-6 पॉइंट दिया हुआ है उसमें से कोई भी 3 दे देगा और एक ऐसा पॉइंट दे देगा जो इसमें नहीं है, तो उसको हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, भारत में जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी उसका क्या क्या पॉइंट है, उसका क्या क्या विशेषता है। तीसरा विशेषता है धन की निकासी। भारत का पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन भेजा जाता रहा, जिससे भारत में गरीबी और भूखमरी का चक्र शुरू हो गया। भारत गरीबी और भूखमरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भूखमरी, यहाँ पे बात किया गया है भूखमरी का। तो अंग्रेजों ने क्या किया, धन की निकासी, यहाँ से सारा पैसा ले जाते रहे और अपने यहाँ पर अब उसका फैक्ट्री वैक्ट्री खोला, बहुत कुछ बनाया। और क्या करते थे, यहाँ पे जो किसान लोग, पहले किसान लोग क्या करते थे उस समय किसान लोग, कि अपना भर ही उगाए, दूसरे देश में तो बेचा जाता था नहीं सामान, अपना भर ही उगाए, अपना खेत है, यहाँ पे चावल उगा लिए, यहाँ पे दाल उगा दिए, और चावल दाल इतना उगाए कि हम लोग का साल भर का खाना भर हो जाएगा। और किसान इतना ही उगाते थे, ठीक है। जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि तुम चावल और दाल नहीं उगाओगे, तुम वो उगाओगे जो हम कहेंगे, मुझको चाहिए कपास और तुमको कपास सुखाना पड़ेगा। तो अंग्रेज लोग इसको जबरदस्ती इन लोग से चावल और दाल ये सब जो था उसको उगाने से मना कर दिया। और अगर किसान बोलता था हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, हम नहीं उगाएंगे चावल दावल, तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारा सारा खेत जला देंगे, हम तुम्हारा घर जला देंगे, हम तुमको बर्बाद कर देंगे। उसके बाद अंग्रेज लोग, जो किसान लोग नहीं मानते थे, जो किसान लोग एकदम तीस मार खान बनते थे कि हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा बात, उसके अगले दिन घर जले मिलते थे, अगले दिन खेत जले मिलते थे, उसकी पत्नी गायब रहती थी। ऐसा उस समय के अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे। तो भूखमरी हुई क्योंकि यहाँ पे जो खाने चावल दाल वाले जगह पर तुम कपास उगा रहे हो, तुम ऐसी फसलें अफीम उगा रहे हो, तो क्या ही कहा जाएगा आप लोगों को। तो ये लोग क्या हो गया, भूखमरी का शिकार हो गया। करोड़ों लोग भूखमरी से मारे गए भारत में, और करोड़ों में से ज्यादातर लोग तो बंगाल के ही थे, ठीक है। उसके बाद देखो बुनियादी ढांचे का स्वार्थपूर्ण विकास। अंग्रेज लोग बोल रहा है कि हम लोगों ने रेलवे बनाई भारत में आकर के, हम लोगों ने आधुनिक बैंकिंग बनाई, आरबीआई जैसा संस्था बनाई। क्यों बनाई तुमने, आरबीआई क्यों बनाई तुमने, क्योंकि अंग्रेजों लोग का फायदा हो सके। अगर अंग्रेज लोग भारत में आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो अंग्रेज लोग के, तो आरबीआई अंग्रेजों को पैसा देता था, भारतीयों को पैसा नहीं देता था। तुमने रेलवे क्यों बनाई, रेलवे इसीलिए बनाई ताकि जो पैसा है, ताकि जो दूर दूर से कच्चे माल है वो सबको कहाँ तक लाया जा सके, पोर्ट्स तक लाया जा सके। देखो हावड़ा जाने के बाद, हावड़ा में जाके स्टेशन बंद हो जाता, माने उधर आगे तो चलता है लेकिन हावड़ा तक क्या है, रेल लाइन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हावड़ा के पास ही पोर्ट्स था उस समय और सामान वहीं तक लेके जाना था। तो हावड़ा तक लेके आए, फिर हावड़ा से अपना सामान लाद दे और लेके चले गए ब्रिटेन। तो रेलवे लाइन इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो लोग एकदम आसानी से क्या कर सके, दूसरे जगहों से कच्चा माल लाके अपने जगह पर लेकर के जा सके। किसानों और मजदूरों का शोषण। नई भूमि नीतियों ने किसानों से उनकी जमीनें छीन ली। खदानों और बागानों में मजदूरों से बेहद कम पैसों में जानवरों की तरह काम लिया गया। किसानों और मजदूरों से जानवर की तरह काम कराया जाता था, उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता था। और किसानों को अपनी मर्जी से खेती करने का अधिकार नहीं था। किसान जो खेती करते थे उसमें से उसको थोड़ा सा पैसा एडवांस दे दिया जाता था, उसको पूरा पैसा नहीं चुकाया जाता था। और जो जमींदार लोग को ला करके खड़ा किया गया था कि जमींदार इन किसानों से टैक्स वसूलो, जमींदार इतना निर्दयी था, इतना जल्लाद था कि इतना मार मार के उससे क्या करता था, टैक्स को वसूलता था। कई किसानों को ऐसा मारा गया कि वो लोग मर भी गए। लेकिन तो किसानों और मजदूरों पर ऐसा अत्याचार हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया अर्थव्यवस्था पर, फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने धर्म और जाति के नाम पर भारतीयों को बांटा ताकि वे एकजुट होकर आर्थिक प्रगति के लिए आवाज ना उठा सके।
जब हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो देश में क्या आर्थिक विकास हो रहा है, क्या आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, हम लोग को कहां से पता चलेगा। तो बस यही था कि हम लोग क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, ताकि हम लोग आर्थिक विकास के लिए हम लोग अंग्रेजों से ये ना पूछ सके कि पैसा जा कहाँ रहा है। हम लोग किसी चीज में जब उलझे रहते हैं तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। तो वो था चैप्टर 4 का चौथा नंबर टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर टॉपिक। 5वां नंबर टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि भारत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, भारत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा। तो भारत पर अगर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ना है तो तीन तरीके से पढ़ा, कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा उसको पढ़ना होगा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा उसको पढ़ना होगा, और सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव क्या पढ़ना पड़ा उसको पढ़ना होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने आर्थिक प्रभाव तो पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव पढ़ना है। अगर सवाल पूछ ले कि भारत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा, तो ये सब हम लोग पॉइंट पढ़ लेंगे, लेकिन इसको हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसको जान लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, सामाजिक प्रभाव, कुछ अच्छे काम हुए, जैसे सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग गई। कुछ अच्छे काम क्या हुए थे उस समय भारत में? बहुत सारी कुप्रथाएं थी। जब जब लड़कियां जन्म लेती थी तो उसको जन्म के समय ही मिट्टी कोर के गाड़ दिया जाता था, या फिर उसको बहा दिया जाता था, ठीक है, गंगा जी में। तो ये सब चीजों को अंग्रेजों ने रोकना स्टार्ट किया। विधवा विवाह में भी अंग्रेजों ने साथ दिया। ठीक है, तो ये सब था। और भी कुछ अच्छा काम हुआ। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हुई, जिससे समानता और मानवाधिकार जैसे विचार भारत में आए। लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति ने जाति और धर्म के भेदभाव को और कठोर बना दिया। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? अंग्रेजों ने एक केंद्रीकृत प्रशासन और नई कानूनी प्रणाली लागू की। तो केंद्रीकृत प्रशासन, ये बहुत अच्छा काम था कि अंग्रेजों ने क्या किया, केंद्रीकृत प्रशासन किया। हम लोग को पता है कि भारत 500 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ऐसे अगर भारत को एकजुट नहीं किया जाता तो अंग्रेज, अब आज भारत क्या होता, ऐसा जैसा आज है वैसा नहीं रहता। ठीक है, तो भारत को एकजुट करने में अंग्रेजों ने भी भूमिका निभाई है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो पहले तो अंग्रेजों ने ही केंद्रीकृत और नई कानूनी व्यवस्था लागू की। इससे भारतीयों का शोषण हुआ, जिसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? तो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज और अलीगढ़ आंदोलन जैसे सुधारवादी कदम उठाए गए। भारतीय साहित्य और विचारों पर पश्चिमी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सब सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव था। क्या इसको डिटेल में भी पढ़ना है? तो देखो, भारत पर उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव, अच्छा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लिए काफी है। इसके बाद जो चैप्टर 4 का 6 नंबर टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है भारत पर उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था। हम लोगों ने वहां पर भी थोड़ा पढ़ा और यहाँ पर भी थोड़ा देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार से मुनाफा कमाना था। ब्रिटेन में चल रही औद्योगिक क्रांति को कच्चे माल की जरूरत थी, जिसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। आर्थिक प्रभाव, भारत जो कभी दुनिया को बेहतरीन चीजें बनाकर बेचता था, जब सिर्फ ब्रिटेन को कच्चा माल देने वाला और उनका तैयार माल खरीदने वाला देश बन गया। भारत कैसा देश बन गया? आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था? जो भारत दुनिया को बेहतरीन सामान बेचा करता था, अब सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ कच्चा माल बेचता है। पहले बेहतरीन चीजें बेचा करता था, अब बस कच्चा माल दे देता है ब्रिटेन को, और क्या करता है, ब्रिटेन से माल खरीदता है। ऐसा देश बना के छोड़ दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद जो है पारंपरिक उद्योगों का खात्मा कर दिया अंग्रेजों ने। 1780 के दशक से ब्रिटेन का सस्ता मशीनी कपड़ा भारत आने लगा। इससे भारत के पारंपरिक बुनकर और शिल्पकर पूरी तरह बर्बाद हो गए। ठीक है, तो पारंपरिक उद्योग क्या हो गए, खत्म हो गए। जो बहुत पहले से चले आ रहे थे वो सब खत्म हो गए। जमींदारी प्रथा की मार, अंग्रेजों ने लगान वसूलने के लिए नए जमींदार बनाए। इन जमींदारों ने किसानों पर इतना अत्याचार किया कि किसानी घाटे का सौदा बन गया। तो जितना खेती नहीं होता था उससे ज्यादा तो लोग टैक्स वसूल लेता था। ठीक है,
उसके बाद हम लोग को 7 नंबर टॉपिक पढ़ना है कि औपनिवेशिक भारत में कृषि कैसी थी। तो औपनिवेशिक भारत में कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांव आत्मनिर्भर थे। किसान उतना ही उगाते थे जितने में उनका पेट भर जाए और अकाल बहुत कम पड़ते थे। अंग्रेजों ने आकर के क्या किया, कृषि का व्यवसायीकरण किया। ये एक अच्छा बात भी है और खराब बात भी है। अंग्रेजों ने किसानों को गेहूं और चावल की जगह नकदी फसल, नकदी फसल क्या होता है बच्चों, नकदी फसल वो फसल जिस फसल को हम लोग खाने के लिए नहीं उगाते बल्कि बेचने के लिए उगाते हैं। जैसे कि गन्ना क्या है, एक तरह का नकदी फसल है। तो नकदी फसल जिसको हम लोग बेचे, अब गन्ना हम लोग खाएंगे थोड़ी, वो क्या करेंगे, बेचेंगे ही। तो नकदी फसल जैसे नील, जूट, चाय, कपास, अफीम उगाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि इनकी यूरोप में बहुत मांग थी। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा इसी कृषि पर। तो खेती का जुड़ाव विश्व बाजार से हुआ, सिंचाई और खेती के कुछ आधुनिक तरीके आए और चाय कॉफी जैसी नई फसलें उगाई जाने लगी। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया और वे अपनी जमीनें खो बैठे। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि देश में खाने वाले अनाज की कमी हो गई, जिससे भयंकर अकाल पड़े और लाखों लोग भूखमरी से मारे गए। जब हम ये पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को साथ ही साथ मन में इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण 1859 का नील विद्रोह है। तो ये सब के किसानों के गुस्से का सबसे बड़ा उदाहरण ये सब है, नील विद्रोह है। तो किसान बहुत गुस्सा भी थे। उसके बाद देखो हम लोग को 8 नंबर टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 4 में से, औपनिवेशिक भारत और उद्योग। तो औपनिवेशिक भारत में जब अंग्रेज लोग भारत पे राज कर रहे थे तो भारत में उद्योगों की स्थिति कैसी थी ये भी जान लेना है हम लोगों को। तो प्राचीन काल से ही भारत अपने सूती कपड़े, रेशम के कपड़े, संगमरमर की नक्काशी और धातु उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। अंग्रेजों ने आते ही क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण। यहाँ पर जितना भी उद्योग था उसको बर्बाद करना शुरू किया। किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के पनपते हुए हस्तशिल्प और उद्योगों को खत्म किया ताकि उनके देश के उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। किनके देश को, अंग्रेजों के सामान बिके। ठीक है, भारत को एकदम, जो भारत रेस में आगे था उसको टांग पकड़ के खींच दिया, उसके टांगों को काट दिया ताकि वो आगे ना बढ़ सके। ठीक है, भारत केवल कच्चा माल भेजने वाला देश बनकर रह गया। आधुनिक उद्योगों की धीमी शुरुआत, 19वीं सदी के अंत में भारत में बहुत धीमी गति से सूती और जूट मिलें लगनी शुरू हुई। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अंग्रेजों के पास पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारा पैसा भारत में भी लगाना शुरू किया ताकि और मुनाफा कमा सके। ठीक है, तो उन्होंने भारत में निवेश करना शुरू किया तो बहुत धीमी गति से फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। एक बड़ी उपलब्धि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये लोग बना के गए, टिस्को। ठीक है, 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी कब बनी, 1907 में। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू का पेपर है। अब देखो भेदभावपूर्ण नीतियां, अंग्रेजों ने कैसी नीतियां बनाई, भेदभावपूर्ण। अंग्रेजों के बनाए बैंक भारतीयों को आसानी से कर्ज नहीं देते थे। रेलवे का माल भाड़ा भी इस तरह तय किया गया था कि अगर अंग्रेजी सामान है तो भाड़ा कम लगेगा और अगर भारत देश का सामान है तो जो भाड़ा ज्यादा लगेगा। ऐसा रेलवे का नियम भी बनाया गया था। ठीक है, भेदभावपूर्ण नीति। उसके बाद लास्ट जो है, भारत में भारी मशीनों का अभाव था। ठीक है, भारत में भारी मशीनें बनाने वाले कारखाने नहीं लगाए गए जिससे भारत औद्योगिक विकास में दुनिया से बहुत पीछे रह गया। जूट का अगर कारखाना खोलेंगे तो जूट में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी कहाँ से आएंगे, तो वो बड़ी बड़ी मशीनें हम लोग को दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था। उसके बाद देखो, इसके बाद वाला टॉपिक है औपनिवेशिक भारत का विऔद्योगीकरण। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर टॉपिक, 10 नंबर टॉपिक और 11 नंबर टॉपिक, 12 नंबर टॉपिक। इसके बाद ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो एक ही वीडियो में खत्म कर देते हैं। आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, हमको तो पता है कि आप लोग एक बार में देख नहीं पाइएगा क्योंकि वीडियो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है। तो अब क्या ही किया जा सकता है, चलो आप लोग 2 बार में देख लीजिएगा। हम आपको इसी वीडियो में पढ़ा देते हैं क्योंकि बार बार टाइम तो है नहीं कि बार बार आए और पढ़ाए तुम लोगों को, एक ही बार में खत्म करते हैं। देखो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग औपनिवेशिक भारत के उद्योगों को देख लिए।
और उसके बाद औपनिवेशिक भारत का विऔद्योगीकरण कैसे अंग्रेजों ने किया, इसको हम लोग देखते हैं। विऔद्योगीकरण का मतलब है कि किसी देश के उद्योग, कारखानों और हस्तशिल्प का धीरे धीरे खत्म होना। 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में यही हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत के फले फूले हस्तशिल्प और सूती कपड़ा उद्योग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत से कच्चा माल ले जाना और ब्रिटेन की मशीनों से बना तैयार कपड़ा भारत में लाकर बेचना। विदेशी मशीनी कपड़ों के सामने भारत के कारीगर टिक नहीं पाए, चरखे टूट गए और बुनकर बेरोजगार हो गए। जो कारीगर पहले कपड़े बुनकर या शिल्प बनाकर अच्छा कमाते थे, उन्हें मजबूरी में खेती की तरफ लौटना पड़ा। इससे भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई और किसानी पर बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। तो जो कारीगर पहले दूसरा काम करते थे, सबका बिजनेस ठप हो गया और उन सबको भी किसानी पर ही जाना पड़ा, उन सबको किसान बनना पड़ा। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाला 9 नंबर टॉपिक क्या है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत का विदेशों से क्या व्यापार था, तो इसको देखो। ब्रिटिश काल में भारत का विदेशी व्यापार पूरी तरह से अंग्रेजों के फायदे के लिए नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो कच्चे माल का निर्यात, भारत जो कभी दुनिया को बेहतरीन कपड़े और मसाले बेचता था, अब सिर्फ कच्चा रेशम, कपास, ऊन, चीनी और जूट का सप्लायर बन गया था। तैयार माल का आयातक, विदेशी व्यापार में ये लोग कच्चा माल बेचता था और तैयार माल को खरीदता था। भारत अब ब्रिटेन के कारखानों में बनी हल्की मशीनरी, ऊनी कपड़े और रेशम खरीदने वाला एक बड़ा बाजार बन गया। व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार, भारत के 50% से अधिक व्यापार पर सीधा ब्रिटेन का कब्जा था। बाकी व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान के साथ होता था, लेकिन उस पर भी अंग्रेजों का ही निगरानी रहती थी। कोई फायदा नहीं, भारत अपना माल बाहर भेजकर जो पैसा निर्यात अधिशेष कमाता भी था, वह भारत के काम नहीं आता। उस पैसे का इस्तेमाल अंग्रेज अपने युद्ध लड़ने और अपने अधिकारियों को वेतन देने में करते थे। ठीक है, फिर जब नहर बन गया 1869 में, स्वेज नहर 1869 का प्रभाव, स्वेज नहर के खुलने से ब्रिटेन से भारत की दूरी बहुत कम हो गई। इससे जहाजों का आना जाना सस्ता और तेज हो गया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय बाजार में ब्रिटिश सामानों की बाढ़ आ गई और भारत के व्यापार पर उनका शिकंजा और कस गया। ठीक है, स्वेज नहर कब खुला? 1869 में। और तब क्या हुआ? अंग्रेजों का, देखो पहले यहाँ पे देखो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका, इधर यूरोप, माने इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है? सऊदी अरब, और भारत आपका यहाँ पर है भारत। ठीक है, ये वाला एरिया पे क्या है? भारत है। अभी अब यूरोप वाले लोग को यहाँ से घूम के इधर से आना पड़ता था भारत, लेकिन यहाँ पे है स्वेज नहर। जब ये स्वेज नहर खुल गया तो यहीं से ये लोग चल जाता था अमेरिका। देखो कितना घूम के आना पड़ता था। और अब क्या हुआ? दूरी कम गया, दूरी कम गया तो यहाँ से अब बहुत ज्यादा जहाज आने लगा और जाने लगा। ठीक है, तो ये था स्वेज नहर। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का सारांश को अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजी शासन ने भारत को गहराई से प्रभावित किया। इसके कुछ सकारात्मक और कई नकारात्मक प्रभाव रहे। सकारात्मक प्रभाव क्या रहे बच्चों? तो सकारात्मक प्रभाव ये रहे कि सामाजिक सुधार हुआ कुछ कुछ। ठीक है, क्या क्या हुआ? तो कुछ कुछ जैसे सती प्रथा और बच्चों की बलि जैसी क्रूर प्रथाओं पर रोक लगी। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। आधुनिक न्याय और शिक्षा, दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शिक्षा से भारत में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे नए विचार आए। आधुनिक न्याय और शिक्षा आई। रेलवे की शुरुआत हुई। हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे अपने फायदे के लिए बनाई थी, लेकिन इससे भारत के दूर दराज के इलाके जुड़ गए, जिसने भारतीयों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? गरीबी और भूखमरी, व्यापारिक खेती, नील, जूट, अफीम के दबाव और अनाज की कमी के कारण भारत में लगातार भयानक अकाल पड़े। उद्योगों की बर्बादी, मुक्त व्यापार की आड़ में भारत में ब्रिटेन का सस्ता सामान भर दिया गया। वहीं भारतीय कपड़ों पर यूरोप में 80% टैक्स लिए लगा दिया गया ताकि वे बिक ही ना सके। तो
अंग्रेजों का सामान भारत में सस्ता बिकता था और भारत के कपड़े जब अंग्रेज जाते थे तो 80% टैक्स लिया जाता था। तो 100 रुपए का कपड़ा 180 रुपया में कौन खरीदेगा? जब इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो ज्यादा बिकता नहीं था। किसानों का शोषण, अस्थाई बंदोबस्त जैसी नीतियों ने किसानों से जमीनें छीन ली और उन्हें भूमिहीन मजदूर बना दी। ठीक है बच्चों, इसके बाद 11 नंबर टॉपिक और ये 12 नंबर टॉपिक और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेंड तो खत्म सुनकर ही आप लोगों के चेहरे में स्माइल आनी चाहिए क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया। इतना देर तक देखना बहुत आसान बात नहीं होता है। आप लोग 25 मिनट ही हो रहा है ना, तो 25 मिनट भी पढ़ लेना यूट्यूब में आकर के थोड़ा मुश्किल बात है। ठीक है, तो अब तो शायद थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो गई है, आवाज भी अच्छी आ रही होगी, तो आप लोग क्लास कर पा रहे होंगे। पहले तो क्वालिटी गई गुजरी थी, आप लोग उसमें क्लास कर लेते थे तो इसमें तो कर ही पा रहे होंगे। ठीक है, औपनिवेशिक भारत के कुछ बुनियादी बिंदु। तो देखो ये क्या बात किया जा रहा है, औपनिवेशिक भारत के कुछ बुनियादी बिंदु। जनसंख्या की स्थिति अगर हम लोग देखें औपनिवेशिक भारत में क्या था, उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी। स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर थी। जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। जब अंग्रेज लोग थे तो लोगों का जीवन कैसा था देख लो। साक्षरता दर सिर्फ 16% से भी कम था। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे जब अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद व्यवसायिक संरचना को देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ खेती करने वाला देश बना दिया। 70 से 75% आबादी खेती और बागानों में लगी थी। विनिर्माण केवल 10% रह गया था। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कितना रह गया था? 10%। बुनियादी ढांचे का विकास, अंग्रेजों ने सड़कें, बंदरगाह, रेलवे और टेलीग्राफ का विकास किया, लेकिन जनता की भलाई के लिए नहीं। सड़कें इसलिए बनाई ताकि गांवों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंच सके और सेना जल्दी से कहीं भी पहुंच सके। टेलीग्राफ का इस्तेमाल कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए किया गया। ठीक है, जो भी भारत में विकास किया गया अंग्रेजों ने, वो सब अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने किया। उसके बाद देखो भारतीय आर्थिक संसाधनों का निकास, दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखा था, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो दादा भाई नौरोजी 1867 में उन्होंने किताब लिखा था। उन्होंने आसान गणित से यह साबित कर दिया कि अंग्रेज किस तरह भारत का खजाना खाली करके उसे ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो इन लोगों ने सिद्धांत दिया, देखो प्रशासन का खर्च, भारत पर राज करने आए ब्रिटिश अधिकारियों और सेना का वेतन भारतीय खजाने से दिया जाता था, जो बाद में ब्रिटेन चला जाता है। तो ये पहला तरीका है, जो कि भारत का पैसा आप लोग ब्रिटेन लेके चल जाते हैं। दूसरा तरीका क्या था भारत के पैसे को ब्रिटेन लेके जाने का? तो दूसरा तरीका है व्यापार का मुनाफा। भारत के संसाधन से विदेशी कंपनियां जो भी भारी मुनाफा कमा रही थी, वह पैसा भारत में निवेश होने के बजाय सीधे लंदन पहुंच जाता था। ये सब बातें कौन कह रहे थे अपनी किताब में? दादा भाई नौरोजी। इनका नाम याद होना चाहिए, इनकी किताब का नाम याद होना चाहिए, कब आया 1867, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है टैक्स। टैक्स का दुरुपयोग, भारतीयों से वसूला गया भारी भरकम टैक्स भारत के विकास में नहीं बल्कि ब्रिटेन के हितों में खर्च हो रहा था। तो ये सब बात हम लोगों को दादा भाई नौरोजी ने बताया, और इसी से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता चला, भारत के लोगों को पता चला कि भारत का सारा पैसा ब्रिटेन चला जा रहा है, और इसी भारत का पैसा ब्रिटेन जाता रहे तो भारत एक दिन कंगाल हो जाएगा। तो इस सिद्धांत का महत्व क्या है? नौरोजी के इस सिद्धांत ने पहली बार भारतीयों की आंखें खोली। लोगों को समझ आ गया कि उनकी गरीबी का असली कारण उनकी किस्मत नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की लूट है। इसी सिद्धांत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने कंबाइंड पीडीएफ बना दिया है जिसमें आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 6 चैप्टर्स के, तो वो आपको मिल जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। और एग्जाम के पहले मैं अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एबीटीएस से सिलेक्टेड होंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और जो भी बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, ठीक है, तो नाम एक श्वेता मेहता, तो स्वाति जो अच्छे मार्क्स ला रही थी, बहुत जल्दी अपने टेस्ट को कंप्लीट कर रही थी। ऑल द बेस्ट, आपके एकदम बेहतरीन मार्क्स आएंगे। और जो भी बच्चों को बेहतरीन मार्क्स आ रहे थे
वो भी अपने तैयारी को जारी रखे। एक बात मुझको समझ में नहीं आया था पिछले टेस्ट में कि पुष्पा, तो पुष्पा जो है उसका क्या है, एजुकेशन सब्जेक्ट ही नहीं है, और उसने एजुकेशन के टेस्ट में 26 25 26 के पास लाई है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? जिसका एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है वो कहां से 25 26 लाने लगे? तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है, ये कैसा हो सकता है? ठीक है, तो इसके लिए मुझको जांच बैठानी पड़ेगी कि कैसे ऐसा हो रहा है, इतना अच्छे मार्क्स कैसे ला रहे हैं तुम लोग, वो भी जिसका सब्जेक्ट नहीं है। वो तुम्हारा सब्जेक्ट रहता तो माना जाता, लेकिन पुष्पा प्रसाद तुम्हारा इतना मार्क्स कैसे आ गया जो कि तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट भी नहीं है? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इसका। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप क्वेश्चन आंसर कराइए ना। तो देखो, तुम्हारा जो क्वेश्चन आंसर आने वाला है वो कॉन्सेप्चुअल बेस आने वाला है, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। एमसीक्यू का पेपर है तो ये नहीं कि एमसीक्यू पढ़ के निकल जाए। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, तो इसलिए थ्योरीज को समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।